हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज़, यूपीएससी की वैकेंसीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज़ जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इसके द्वारा आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही एक पार्ट है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवे की वैकेंसीज कंडक्ट करवाता है, और इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है, नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है, नई भर्ती आई है इंडियन रेलवे के अंदर, और ये है डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 08/2024। रेलवे की तरफ से जो मोस्ट अवेटेड, जिसका कैंडिडेट वेट कर रहे थे जिस वैकेंसी का, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इंडियन रेलवेज की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन है ये है नई वैकेंसीज ग्रुप डी के लिए। रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। ये इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, कैसे क्या एग्ज़ाम का प्रोसीजर रहेगा, सारी जानकारी इसमें हम देखने वाले हैं। और ये है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स में। ठीक है, पे लेवल 1 की ये सारी वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। अब डिटेल में एक बार हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ये है रेलवे डी ग्रुप का नोटिफिकेशन। रेलवे के अंदर जो ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, आरआरबी की तरफ से। ये CEN नंबर 08/2024 आज जारी किया गया है। ग्रुप डी की ये सारी वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। डिटेल में हम इस नोटिस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए, वो 23 जनवरी से शुरू होने वाला है। 23 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन करने का, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो है 22 फरवरी। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि 23 जनवरी 2025 से लेकर आप 22 फरवरी 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी रेलवे ग्रुप डी के लिए। और फीस पेमेंट की बात करते हैं तो फीस पेमेंट के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 24 फरवरी तक आप फीस पे कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 फरवरी, लेकिन फ़ीस पेमेंट के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 24 फरवरी तक आप फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत कर दिया है तो उसमें डाटा करेक्शन का टाइम दिया जाएगा 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक 10 दिन का ये टाइम दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 23 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 22 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 22 फरवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसीज के लिए। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है 22 फरवरी से पहले। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में, कितनी वैकेंसीज़ इसके अंदर दी गई है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज़, डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ पोस्ट का नाम है, ये ग्रुप डी की ये पोस्ट है पे लेवल 1 की। बेसिक सैलरी है इसमें 18,000 बेसिक सैलरी का मतलब है इसमें तकरीबन जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 35,000 के तकरीबन आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी।
सैलरी जो मिलेगी रेलवे में जो पर मंथ लगभग अप्रोक्सीमेट 35,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। इसके अलावा रेलवे में जो एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है। काफ़ी अच्छी जो सैलरी का बात करें तो रेलवे में काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेलवे में अलाउंसेज ज़्यादा दिए जाते हैं। तो बेसिक सैलरी रहने वाली 18,000। और अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल आपकी उम्र हो सकती है। रेलवे ग्रुप डी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 ईयर आपकी एज हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। कम 18 साल और मैक्सिमम 36 ईयर, 18 to 36 ईयर, 36 साल 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी हो सकती है। इसके अलावा SC ST को अलग से 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को अलग से, वो अलग चीज़ है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में अब की बार जो टोटल वैकेंसीज़ दी गई है वो 32,438 पोस्ट दी गई है। रेलवे ग्रुप डी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 32,438 पोस्ट हैं। 32,438 वैकेंसीज दी गई है। रेलवे में काफ़ी संख्या में वैकेंसीज है, 32,438 वैकेंसीज जारी की गई हैं इंडियन रेलवे ग्रुप डी के लिए। 32,438 टोटल पोस्ट दी गई है रेलवे के अंदर ग्रुप डी के लिए, ये आपको ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की पोस्ट है, इसके अंदर ध्यान रखना 18,000 बेसिक है, 32,438 इसमें वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 32,438 और मैक्सिमम एज 36 ईयर इसमें दी गई है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेस ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि 22 फरवरी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है। तो 22 फरवरी तक आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जो भी मांग रखी है, 10वीं मांग रखी है, 10th क्लास से लगभग मांग रखी है, तो 22 फरवरी तक आपकी 10th पास होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 फरवरी जो डेट है तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। और जो भी है डेट ऑफ CBT, जो CBT जो एग्ज़ाम होगा इसमें एक ही पेपर होगा और उसका जो आंसर की वगैरह रिजल्ट वगैरह की वो सारी जानकारी आपको बाद में दी जाएंगी। CBT कब होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को एक कहा जाता है जो आप में इसमें मेल ID और जो मोबाइल नंबर डालोगे आप खुद के डालने हैं। कई बार हम फॉर्म CSC सेंटर से फिलअप करवाते तो अपना मेल ID डाल दे, तो वो नहीं डलवानी, आपको खुद की मेल ID डालनी है, क्योंकि सारी जो डिटेल्स आएंगी वो खुद की मेल ID और मोबाइल नंबर पर आएंगी और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो चेंज नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो रेलवे जोन है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। अब की बार जो वैकेंसीज दी गई है वो RRB के हिसाब से नहीं दी गई, वो रेलवे जोन के हिसाब से दी गई है। NWR के लिए अलग से, NR जोन की अलग से, ठीक है, NR जोन के लिए अलग से है और साउथ वेस्ट के लिए अलग से है। हर जोन की अलग अलग वैकेंसीज अब की बार दी गई हैं। पहले जो और वैकेंसीज थी उसमें जोन बना रखे थे, RRB अजमेर, RRB मुंबई, RRB सिकंदराबाद, ऐसे कुछ करके। अब इसमें जोन नहीं है। ठीक है, RRB जोन इसमें नहीं दिए गए, रेलवे जोन दिए गए हैं। जो रेलवे है NWR वगैरह करके वो सारा कुछ उस हिसाब से वैकेंसीज दी गई है ताकि कैंडिडेट्स को अप्लाई करने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ के अप्लाई करना। जो रेलवे जोन आपका नियर बाई हो उसी में आप अप्लाई करना, अगर आप नियर बाई ड्यूटी करना चाहते हो तो। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, और उसके अलावा आपकी एज लिमिट जो चेक की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से की जाएगी। रेलवे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेडिकल फिटनेस। एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, PET होगा नॉर्मल, वो भी आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसका जो मेडिकल होता है रेलवे का वो सबसे टफ मेडिकल होता है। तो इसमें मेडिकल फिट होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। आपको मेडिकल चेक करके देखना है किस लेवल का मेडिकल उसमें मांगा गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ़ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो तो 250 रुपये लगेंगे, आपको ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 250 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डाटा है जो आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप ईमेल ID नहीं बदल सकते, अपने मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, और जो रेलवे जोन आपने चूज कर लिया वो आप चेंज नहीं कर पाओगे।
आपका नाम चेंज नहीं कर सकते, अपना फादर नेम चेंज नहीं कर सकते। ये जो रजिस्ट्रेशन जो होता है शुरू में क्रिएट एन अकाउंट वाला, वो कॉलम आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये एकदम शुरू में एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी जानकारी एकदम करेक्टली फिलअप करनी है। और कोई भी क्वेरी है तो रेलवे की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और ऑफिशियल मेल भी दी गई है, rrb.help@csc.gov.in। ये ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो या फिर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग। ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं रेलवे की तरफ से। और उसके बाद इसने बता रखा क्या कौन कौन से आइटम बैन हैं। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, कितने लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा। तो द एग्ज़ाम शैल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा एक सीबीटी एग्ज़ाम, जो मल्टीपल शिफ्ट या सिंगल शिफ्ट में हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद आपका जिसका सीबीटी क्लियर होगा उसी कैंडिडेट का होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उस कैंडिडेट का लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। ये इसमें सारा सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में होगा मेडिकल एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एडमिट कार्ड से पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप वगैरह आएगी, वो आपको उसी टाइम बता दी जाएगी। एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें किया जाएगा। उसके बाद आगे है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी। रेलवे वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर पीईटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 times ऑफ द वैकेंसीज। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पीईटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी। सीबीटी में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ज़्यादा भी बुला सकते हैं, कम भी बुला सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन डीवी और मेडिकल के लिए उसी कैंडिडेट को बुलाएंगे जो शॉर्ट लिस्ट हैं। जितनी वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट को लास्ट में डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो सीबीटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उसके बाद इसमें सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन जो 10th क्लास है उसके अलावा उसमें, ठीक है। आपको जो नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ है जो आपको 10th क्लास में या फिर ITI में जो है उसके हिसाब से आपको डालनी है, ये आपको ध्यान रखना है। गैजेट नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल फॉर सच केसेस शुड बी सबमिटेड फॉर द, अगर कोई भी इश्यू है आपकी डेट ऑफ बर्थ का तो आपको उसका प्रूफ देना होगा पहले डीवी के टाइम पे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये इसमें बेसिक डिटेल्स इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट की। द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड रेलवे शैल बी टेकन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो इसमें अलग अलग पोस्ट होती है, ग्रुप डी की भी। रेलवे में ग्रुप डी की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, तो उसके हिसाब से ही आपसे प्रीफ्रेंस मांगी जाएंगी। पहले पर कौन सी भरनी है, दूसरे पर कौन सी, ठीक है। वो सारे नंबर आपको देने हैं, फर्स्ट पर कौन सी को, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, उस हिसाब से आपको प्रीफ्रेंस देनी हो। जो लास्ट में सिलेक्शन होगा तो आपकी प्रीफ्रेंस के हिसाब से ही आपको पोस्ट दी जाएगी। पोस्ट सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर ले लेना, क्या क्या काम उसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोस्टिंग जो आएगी वो आपको जो रेलवे आपने चूज किया है उसी में आपकी आएगी, ठीक है। ए रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन द रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही और शी पोस्टेड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट and shall have no claim as right of transfer to another railway or another establishment. A competent authority can transfer the railway servant to any other department or railway establishment, including a project in or out of India. No request for transfer to a railway would be registered with the newly appointed candidate at least 5 to 10 years of service. इसलिए कह रहे हैं कि रेलवे का जो जोन आप चूज करोगे शुरू में अप्लाई करते टाइम, NWR या फिर NR या SR से जिस भी रीजन से आप फिलअप कर रहे हो वो अच्छे से करना। जिसमें आप सेलेक्ट हो गए तो 5 से लेकर 10 साल की सर्विस से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये इन्होंने क्लियर भी मेंशन कर रखा है। कहीं जाते आप बोल दो मुझे ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र नहीं होगा। 5 से 10 साल तक आपको
सर्विस करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, कम से कम 5 साल की। उसके बाद है फ्री ट्रेन फैसिलिटी, ये मिलेगी SC ST कैंडिडेट को जो CBT एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे के मेडिकल का। रेलवे का जो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 2 ही लेवल का है, A2 और A3 लेवल का। A2 और O3 में फिजिकली फिट होना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आई विजन दे रखा है, ये आपको ध्यान रखनी है। आई विजन इसमें दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है। A2 और A3 लेवल का मेडिकल होने वाला, कुछ पोस्टों के लिए A2 लेवल का, कुछ में A3 का, ये सारा इसमें दिया गया है। B1 B2 C1 और C2 लेवल का फिजिकली फिट होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेलवे के मेडिकल में वो है आई विजन की। आँखों वाले को, जिस भी कैंडिडेट को दिक्कत है, वो ज़रूर चेक करके जाना अपना मेडिकल का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है रेलवे के मेडिकल में। ठीक है, एज जो नॉर्मल है वो 18 से 33 है, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल वैकेंसीज नहीं आई थी, तो 18 से 36 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है इस बार। 3 साल की ऑलरेडी इसमें छूट दी गई है। उसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से अलग से छूट दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, एक्स मैन को भी अलग से छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी दिया गया है। मैक्सिमम 36 है जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 39 है, और SC ST के लिए 41 ईयर्स होने वाला है। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। जनरल की डेट ऑफ बर्थ और EWS की 2 जनवरी 1989 से बाद की होनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमी की 2 जनवरी 1986, SC ST की 2 जनवरी 1984 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है, वो आपको बाद में देख के बता दिया जाएगा। फिलहाल जिसका रिजल्ट पेंडिंग है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, जिसका रिजल्ट आ चुका है सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई करे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। रेलवे की एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। जो पेपर दे के आएगा, जो कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम देगा, उसको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, 400 रिफंड हो जाएंगे। इसके अलावा जो SC ST हैंडीकैप कोटा और फीमेल सभी कैटेगरी की फीमेल शामिल है इसके अंदर, जनरल की भी, OBC की भी, EWS की भी, उनको 250 रुपीज़ देने हैं। और जैसे वो CBT एग्ज़ाम दे के आएंगे उनको सारी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, 250 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। जिसकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है उसके 400 रिफ़ंड होंगे, जिसकी 250 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के उसके 250 के तो सारे रिफ़ंड हो जाएंगे। आपको बैंक डिटेल डालनी होगी जब फॉर्म अप्लाई करोगे, तो ध्यान रखना CSC सेंटर वाले यहाँ पर अपनी खुद की डिटेल डाल देते, वो आपको नहीं डलवानी, खुद की बैंक डिटेल आपको डालनी है, तभी आपको रिफ़ंड मिलेगा। ये EBC का क्राइटेरिया दिया है, जो EBC कैटेगरी से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये इसमें डिटेल दी है। अगर आप SBI बैंक से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ये इन्होंने डिटेल्स दी है, मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। उसके बाद EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट का परफॉर्मा देना है, और इसमें बता रखा कौन से ईयर का आपके पास EWS होना चाहिए। 2023-24 का भी होना चाहिए, 24-25 का भी आपके पास EWS होना चाहिए। 1 साल पहले की भी EWS सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो तो, अदरवाइज आपका EWS कोटा नहीं माना जाएगा। EWS को ध्यान रखना, 1 साल पहले की EWS भी इसमें मांगी गई है, 2023-24 वाली भी। और उसके अलावा ये हैंडीकैप कोटा के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है, जो हैंडीकैप कोटा से जो अप्लाई करते हैं। और उसके बाद है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC जो है ये उन कैंडिडेट्स को लेकर आने जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं भी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, जो पहले से नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी। मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट में ग्रुप D पे है, वो इस सेंटर में जाना चाहता है रेलवे में, तो उसको NOC लेकर आनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें 4 स्टेज होने वाली है। सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन पेपर होगा एक, उसके बाद आपका फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल। सारी जानकारी जो आपको मिलेगी वो SMS और ईमेल ID के थ्रू मिलेगी। आपकी मेल आएगी और आपके पास SMS करके इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात करते हैं CBT एग्जाम के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। CBT में हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, और आपको 90 मिनट दी जाएगी, और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके CBT में पूछे जाएंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 90 मिनट आपको दी जाएगी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। 90 मिनट में आपको 100 MCQ क्वेश्चन करने हैं।
अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल साइंस आएगी 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 नंबर, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की और जीके आएगी 20 नंबर की, जीके प्लस करंट अफेयर। रेलवे के प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं पूछी जाती सीबीटी एग्जाम में, तो जनरल साइंस वहाँ पर पूछी जाती है। रीजनिंग और जीके में ध्यान रखना, रीजनिंग 30 नंबर की आएगी और जीके करंट अफेयर 20 नंबर के आएंगे। 25 नंबर की मैथमेटिक्स और 25 नंबर की जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की बात है, जनरल को 40 नंबर लेने, ईडब्ल्यूएस को भी 40, ओबीसी नॉन क्रीमी को 30 नंबर और SC ST को भी 30 नंबर कम से कम लेने हैं 100 में से। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी दिया गया है, 100 नंबर में से आपको लेने हैं नंबर। सेकंड स्टेज इसमें नहीं होगा, सिर्फ एक ही पेपर इसमें होने वाला है। पेपर में क्या क्या सिलेबस आएगा ये दिया गया है। मैथ में आएगा, वो नॉर्मल मैथ इसमें आएगा, ठीक है, सारा मैथ का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद ये सिलेबस दिया गया है रीजनिंग का, जो 30 नंबर की जो रीजनिंग आएगी, ये डिटेल्ड सिलेबस रीजनिंग का दिया गया है। उसके बाद जो जनरल साइंस है उसमें आपसे पूछी जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10वीं क्लास तक की। 10वीं क्लास तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, इसका काफ़ी वाइड सिलेबस होता है। ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स के पेपर में। अब जिस कैंडिडेट का CBT एग्जाम क्लियर होगा उसको बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, PET के लिए, और 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं PET में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट को 35 किलो वेट उठाना है और उसको 100 मीटर चलना है, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पहुंचना है, वेट नीचे नहीं गिराना। 35 किलो का कोई भी भार होगा वो उठाना है। 100 मीटर चलना, आप चाहे चल के जाओ चाहे भाग के जाओ, कैसे भी 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन वेट नीचे नहीं गिरना चाहिए। पहली कंडीशन ये होगी। अगर वेट नीचे गिर गया आपसे रास्ते में तो आप आउट हो जाओगे, दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद रनिंग करवाई जाएगी 1 किलोमीटर की, और उसके लिए 4 मिनट 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड का। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट को वेट उठाना है 20 किलो, ठीक है, 20 kg वेट उठाना है, 100 मीटर चलना है, टाइम दिया जाएगा 2 मिनट का। इनको भी सिर्फ वेट कम उठाना है, वेट नीचे नहीं गिरना चाहिए। लास्ट में एक साइड से उठा के दूसरी साइड आपको रखना है 100 मीटर की डिस्टेंस पे। रनिंग होगी इनकी, वो भी 1 किलोमीटर की होगी, उसमें टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड, 5 मिनट्स 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ये PET का क्राइटेरिया दिया गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। पहले वेट उठाना है मेल को 35, फीमेल को 20 kg, टाइम है 2 मिनट 100 मीटर की डिस्टेंस तय करने के लिए। ये सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है, जिसका PET क्वालिफाई होगा उसके लिए। जो प्रेग्नेंट वोमेन है, जो अगर कोई मान लो PET के टाइम प्रेग्नेंट है तो उनको छूट दी जाएगी, ठीक है, उनके लिए टाइम दिया जाएगा दोबारा से। PET उनका बाद में होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, और उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं, अपलोड करने हैं स्कैन करके, ठीक है। ये इसमें सारी बेसिक डिटेल्स दी गई, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट डेट इसमें 22 फरवरी दी गई है, 22 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ये रीजन दिए गए हैं कि किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनवैलिड हो सकता है। इनवैलिड के रीजन दे रखा है, अगर आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं कर रखी तो भी आप कैंसिल हो जाता है। रेलवे सबसे बड़ा रीजन इसका मानती है। जो आप फोटो अपलोड करते हो अगर वो गंदी कर रखे, ब्लर फोटो है, कुछ लगा रखा चेहरे पे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो बाकी जानकारी होती है, एज वगैरह क्वालिफिकेशन की, वो एक अलग कंडीशन होती है। और ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। ये सारी जानकारी 1 बाय 1 इसमें बताई। ये RRB की डिटेल दी है, ये सारे RRBs की डिटेल दी है। आपको RRB से कुछ नहीं करना अब की बार, RRB का कोई चक्कर नहीं रहने वाला अब की बार। अब की बार जो काम है वो सारा है ये रेलवे जोन का, RRC के हिसाब से, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, इसके हिसाब से ही आपसे अप्लाई करवाया जाएगा अब की बार पेपर। इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप इनसे चेक कर सकते हो किस रेलवे जोन के अंदर कौन सा स्टेशन आपका नियर बाय, जहाँ से आप अगर आप चाहते हो ड्यूटी करना तो वो सारा कुछ आपको अप्लाई करना पड़े, ठीक है। ये सारी बेसिक जानकारी इसमें बताई गई है। उसके बाद ये सारे एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखे हैं, कौन सी एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं।
आप जो भी एप्लीकेशन जिस भी कैटेगरी का सबसे बड़ा इशू आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का, तो आप इसमें फॉर्मेट चेक कर लीजिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो भी है, तो रेलवे का जो परफॉर्मा है उसी के अंदर आपका ये सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, उसी के हिसाब से इन्होंने जो मांग रखा जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हैंडीकैप कोटा के या और भी जो भी है, सारे जो सेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। अब इसमें दिया गया है पोस्ट पैरामीटर्स, किस पोस्ट के लिए किस लेवल का मेडिकल होना चाहिए और कौन कौन से जो हैंडीकैप कोटा है वो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई है या नहीं है। एज लिमिट 18 से 36 साल होने वाली है। रेलवे ने अब की बार सबसे बड़ा चेंज किया है और ग्रुप डी की सभी पोस्टों के लिए 10th क्लास मांगी गई है। किसी के पास 10th है वो भी अप्लाई कर सकता है, ITI वाला है वो भी अप्लाई कर सकता है। अब की बार स्पेशल ऐसा नहीं कि ITI वाले ही अप्लाई करेंगे, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो 10th पास हैं वो। ये सारी अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, पोस्टों का नाम दिया गया, सभी पोस्ट का डिपार्टमेंट दिया गया, किस किस डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं और कहाँ कहाँ आपकी जो सब डिपो है उनके डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ सब डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी आ सकती है। ठीक है, आपको रेलवे जोन चूज़ करके उसके बाद ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं, सब डिपार्टमेंट रेलवे के ही है। ये पोस्ट का नाम दिया, आपको पोस्ट का नाम चूज करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट देखना है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 10th क्लास दी गई है। रेलवे ग्रुप डी में टोटल 14 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है और इसमें सभी पोस्टों के लिए बताया किस पोस्ट के लिए हैंडीकैप अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए नहीं, और किस पोस्ट के लिए किस लेवल का मेडिकल होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशंस 10th क्लास रहने वाली है। रेलवे ग्रुप डी की सभी पोस्ट के लिए 10th क्लास क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये इसमें बताया गया है। अब ये वैकेंसीज दी गई है जोन के हिसाब से। वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसीज दी गई है। वेस्टर्न रेलवे जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, उसमें सारी वैकेंसीज दिखा रखी हैं। डिपार्टमेंट का नाम है, कौन सा जोन है, वेस्टर्न WR, और उसमें ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं। तो रेलवे जो मुंबई है इसमें है 4672 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है NWR जयपुर, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। NWR जयपुर में है 1433 टोटल वैकेंसीज। ठीक है, इस हिसाब से सारी वैकेंसीज यहाँ पर बता रखे सभी कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग रेलवे जोन की। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे का ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज दी गई है। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास इसमें मांगी गई है। 32,438 वैकेंसीज हैं। 32,400 वैकेंसीज अब की बार दी गई है। सिर्फ एक CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एक हल्का सा PET होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। ये सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दिया गया है। एक ही एग्ज़ाम होना है, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो इंडियन रेलवे की तरफ से जारी किया गया ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। एज लिमिट है वो 18 से 36 साल दी गई है। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 36 ईयर आपकी एज हो सकती है। 10th क्लास या फिर ITI वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 18 से 36 एज इसमें दी गई है और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 22 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है इन सभी पोस्टों के लिए। अलग अलग रेलवे रीजन्स इसमें दिए गए हैं। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो इंडियन रेलवे की तरफ से जारी किया गया ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। सारे कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन आपको समझा दिया गया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।